आदाब, नमस्कार, क्या मेरे प्यारे प्यारे जिप्सी नारी सब लोगों को वापस से नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जिप्सी नारी साथियों। वेरी गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं। आपको बहुत क्लियरली बोर्ड पे नजर आ रहा है 11th का रिवीजन हम करने जा रहे हैं बेटा स्टार्ट। और क्लास 11 का जो रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं इससे पहले कि बेटा आप एकदम इमीडिएटली रिवीजन पे जंप करके आ जाएं कि मैं रिवीजन आपको कैसे कराने वाली हूं। हम लोग साथ मिलकर बेटा कैसे इसको कवर करने वाले हैं, आपको ये लेक्चर कब देखना चाहिए, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। और फिर बेटा हम चैप्टर तो आप देख चुके हो और हम वन शॉट में ही कोशिश करेंगे सारी चीजों को कवर करें। बट इससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूं। ये रिवीजन किसको देखना चाहिए? ऑफ कोर्स लक्ष्य के बच्चों को तो ही देखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बच्चों के लिए हम ये ऑफ कोर्स कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो ये एक ऐसा बेटा वन शॉट लेक्चर है जो आप 11th के अगर हो, 12th के अगर हो, ड्रॉपर अगर हो, आपको अगर वन शॉट में चैप्टर को कंप्लीट करना है तो आप एनीवे देख सकते हो इस लेक्चर को। कितने देखना चाहिए ना, आप अभी क्लास 12th में है बच्चों, लक्ष्य के बच्चों की अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने 12th का जितना भी सिलेबस आपका भी कंप्लीट हुआ है। मुझे नहीं पता फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका क्या सीन है, कितना कंप्लीट हुआ है, बट बॉडी जूलॉजी तो कंप्लीट हो गया। तो आपका सबसे पहला फर्ज है कि आप 12th को कंप्लीट करो। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट का मतलब 11th मतलब 12th की केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टार्ट करना नहीं। आप कंप्लीट करने का मतलब है आपके कोई बैकलॉग नहीं होने चाहिए 12th वाले में। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, ऐसा ही आप सब सब्जेक्ट के लिए ही लागू कर सकते हैं। अगर आपके 12th के जूलॉजी में कोई बैकलॉग है और आप सोच रहे हैं कि मैं 11th से स्टार्ट कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले आप 12th का बैकलॉग कंप्लीट करो और फिर ही बेटा आप 11th का रिवीजन स्टार्ट करो। ऐसा बिल्कुल मत करो कि यार आपका 12th ही कंप्लीट नहीं है, 12th ही प्रिपेयर नहीं है और आप साथ में बेटा 11th को रिवाइज करने जा रहे हैं। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पहले ही जिम्मेदारी कि 12th का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है अगर, तो ही फिर आप 11th में बेटा रिवीजन करने में जंप करो। फर्स्ट थिंग कौन किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए। दूसरी बात, हम बेटा सारे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं और इसका मकसद ये है, इसका पर्पस ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको एक ही लेक्चर में होता क्या है ना बेटा, देखो जब आप ऐसे तो आपके पास बेटा हो सकता है कि लोगों के पास अर्जुना का एक्सेस हो या किंग का एक्सेस हो, तो ऐसे देखने को तो आप बेटा लेक्चर्स देख सकते हैं, उनमें भी 11th पढ़ाई गई है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको बेटा हर पौने 2 घंटे का लेक्चर 6-7 लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, किसी में 10 लेक्चर भी देखना पड़ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त में आपको जो चीज जरूरी है, क्योंकि बेटा अभी आपको 12th भी रिवाइज करनी है और अभी 12th के भी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए नहीं है, तो आपके पास समय जो है थोड़ा लिमिटेड है। आपको उस लिमिटेड टाइम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, हमें मिलकर मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, अभी हमें वो सोचना है। इस कारण से हम वन शॉट देंगे, बट वन शॉट में कंटेंट भी कम नहीं होना चाहिए बेटा। जो हम रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं वही कंटेंट होना चाहिए ताकि बेटा हमारा पूरा कंटेंट भी कवर हो जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अभी आप देखोगे मैंने बेटा फुल कंटेंट जो मैं क्लास में पढ़ाती हूं उसके मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। अभी अभी जो मैंने रखा है, आई थिंक मैंने 18 में जो कंटेंट पढ़ा, बिकॉज़ कंटेंट इज ऑल द सेम। तो मैंने फुल कंटेंट को ऑलरेडी अगर हमारे पास ना लिखा हुआ होगा तो हमें मेरे को ये नहीं होगा कि मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो फिर तो बेटा मैं समझाने में और लिखाने में फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, फिर अगेन बेटा आपका टाइम यूटिलाइज नहीं होगा, है ना। तो हमने सारा, ताकि हमारा कोई कंटेंट ना छूटे, हमने पूरे कंटेंट का बेटा स्क्रीनशॉट लिया है ताकि बेटा लिखने में टाइम बर्बाद ना करने की जगह मैं आपको समझाने में ज्यादा फोकस करूं। ठीक है, मेरा एक सजेशन आपके लिए होगा कि जब भी आप रिवीजन करने आए तो आप प्लीज प्लीज पहले से उस चैप्टर को एटलीस्ट एनसीईआरटी से पढ़ के आए, क्योंकि आपकी क्लास में हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th पीरियड से पढ़ाई है या पढ़ाई नहीं है। कुछ बच्चों के जिन्होंने पढ़ा है पर भूल गए हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप के बच्चे, अगर एनसीईआरटी तो सबके पास होगी ना, तो आप एनसीईआरटी से सबसे पहले चैप्टर को पढ़ के आ जाना। एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी कि चैप्टर के अंदर क्या है। बाकी तो बेटा हमारी जिम्मेदारी है हम आपको समझाएं। तो आप पहले से एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऑलरेडी अपने लिए पढ़ के आ जाना, आपके लिए कंटेंट को समझना कंपैरेटिवली आसान होगा। ये बात आपको समझ में आई बेटा? और क्या बोलना है मुझे? देखो, अगर आप देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी रिवीजन है तो आपको नोट्स ऐसे नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि अभी आप नोट्स ही बनाते रहोगे क्या? अभी भी अगर आप नोट्स बनाते रहोगे, छापने से कोई मतलब नहीं होगा बेटा। अगर आपके यहाँ पे माइंड में नहीं छपा है तो किताब में नोटबुक में छापने से कोई भी उसका यूज नहीं होगा। तो आपके पास अलग अलग तरीके की नोट्स आपको कैसे मिले। देखो, अगर आपको लगता है कि यार आपके पास है समय तो आप नोट्स लिख लो, ये आपकी चॉइस है। नोट्स लिखने है, नोट्स लिखने नहीं है, योर चॉइस। मेरा सजेशन ये है कि भाई पढ़ो अच्छे से। अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ ले लो इसकी, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और मैं ये कहूंगी जितने बच्चों के पास जूलॉजी में डिजी है तो आपको तो बेटा बिल्कुल ही कोई जरूरत नहीं है कि आप इसे लिखो। आप 100% रिलाई कर सकते हो जूलॉजी मेडिजी पे और आप उसी से अपने पूरे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हो। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पीडीएफ लो या कुछ भी, आप अपनी किताब खोलो, मेडिजी को खोलो और उसी के साथ बेटा अपना रिवीजन करते रहो। इनफैक्ट अगर आप आगे रहना चाहते हो तो आप पहले से भी सारा रिवाइज कर सकते हो, फिर यहाँ पे बेटा लेक्चर को सेम फॉलो कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारा जो सिलेबस को कंप्लीट हम करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे, हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज अच्छा खासा है। इसलिए हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। और डाइजेशन चैप्टर तो डिलीट हो गया, तो बेटा हम कहां से शुरू करें? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेकर केमिकल कोऑर्डिनेशन तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे जो बचे चैप्टर्स एनिमल किंगडम हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, उसके बाद करेंगे। तो फिजियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा समस्या नहीं है तो बेटा इसी बात के साथ में कि हमें शुरू कर देना चाहिए। तो आप बेटा बिल्कुल ध्यान से, अच्छा एक चीज और बताना भूली, मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी जो मैंने यकीन में कराई है, जो मैंने अर्जुना में कराई है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बेटा एंड काफी सारे असर्शन रीजन होंगे, काफी सारे एमसीक्यूज होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे। आपको ये प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है और मैं हर चैप्टर के बाद जब मैं आपको चैप्टर का वन शॉट पढ़ा दूंगी, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग हो गया, तो उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस शीट मिलेगी। आपको मैं 100% बेटा ये बोल रही हूं कि आप ईमानदारी से अगर लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, आप के सारे नीट के क्वेश्चंस इस रिवीजन से 100% सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते आप इसको कितना मन लगा के पढ़ रहे हैं। इस प्रैक्टिस शीट में आपको पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है बेटा, उसमें पीवाईक्यूज भी है, उसमें अदर क्वेश्चंस भी है। तो आपके पास इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी हो जाएंगे कि आपको इधर-उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैच में रह के 100% अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया बेटा, 6-7 मिनट आपके हो गए हैं और मैं आई होप कि आप क्लियर हो गए हैं कि इस रिवीजन का फायदा आपको कैसे हो सकता है। बेटा इट्स नॉट माय रिवीजन, मैं दिल से चाहती हूं मेरे सारे सपोर्ट बेटा सिलेक्शन लेके मेरे से मिले यार। मैं चाहती हूं कि आप लोग इतनी अच्छी रैंक लेके आए और आप आए हमसे मिले बेटा, में मिलना है, रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलना है। और अगर बेटा हमें रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलना है तो आपको मेरे को मिलके बेटा मेहनत करनी है। अगर मैं 100% कर दूं ना तो आप बेटा 500% दो, और आप ऐसा करोगे तो आप 100% सेलेक्ट होगे। और इसी बात के साथ में बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कंटेंट समझाने में, जैसे कि मैंने बोला, ज्यादा फोकस करूंगी। लिखा हुआ हमारा सारा कंटेंट, एक भी कंटेंट छूटा नहीं है। क्लास का बेटा फुल कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर की। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये दो ऐसे शब्द हैं जो इस चैप्टर में और सबसे बेसिक टर्म्स है। अच्छा, व्हाई डू वी नीड टू ब्रीथ? हमें सांस क्यों लेना है? तो आप बोलोगे मैम सांस लेना है क्योंकि जिंदा रहना है। अच्छा, तो खाना क्यों खाना है? खाना भी इसलिए खाने क्योंकि जिंदा रहना है। अरे एक्सक्रीशन क्यों करना है? क्योंकि मैम जिंदा रहना है। देखो भाई, हमने खाना खाया, खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, खाना खाते हैं हम पूरे दिन भर बेटा कैसे काम करेंगे? आप बेटा कैसे पढ़ाई करेंगे अगर आप कुछ खाओगे नहीं? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट से ही खाते हैं। लेकिन खाने से हमें एनर्जी कब मिलती है बेटा? खाने से थोड़ी एनर्जी मिली, आपने खा लिया तो एनर्जी थोड़ी मिली। खाने के बाद आप उस फूड को क्या करते हो बेटा? ब्रेक डाउन करते हो। ब्रेक डाउन करने का मतलब होता है डाइजेशन करना। डाइजेशन चैप्टर जो डिलीट हो गया है उसमें कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स का उसको डाइजेस्ट किया, जब उसको ब्रेक डाउन किया और फिर उसको एब्जॉर्ब किया हमने। जब उसको एब्जॉर्ब किया हमने तो एब्जॉर्प्शन से सेल्स ने यूटिलाइज किया, उसे बेसिकली यूज किया, ग्लूकोज को यूज किया, अमीनो एसिड को यूज किया, तब जाके तुम्हें एनर्जी मिली। लेकिन उसको यूज करने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करने के लिए तुम्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन। तभी तुम उसको यूटिलाइज करोगे और तभी तुम्हें मिलेगी बेटा एनर्जी। ग्लूकोज इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे और बेसिक से सारी चीजें बताई हुई है। देखो हमारे पास पूरे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये बड़े-बड़े साइज के फूड है यार। इतने बड़े-बड़े साइज के फूड को तो तुम्हारी सेल्स यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो ये बड़े-बड़े
साइज को छोटे छोटे बेटा कंपोनेंट में तुम्हें तोड़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट भी बड़ा है, प्रोटीन भी बड़ा है, फैट भी बड़ा है। तो हमने बोला फूड इंजेस्ट मतलब तुमने खाया, एलिमेंट्री कैनाल से तुम्हारे पास हुआ और तुमने बेटा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया उसके सिंपल यूनिट्स में। जैसे मोती की माला मेरे पास है, मोती की माला कॉम्प्लेक्स है, बड़ी है। मोती की माला किससे बनी है? मोती से बनी है। तो मैं मोती की माला को अगर तोड़ दूं तो इंडिविजुअल मोतीज मेरे को मिल जाएंगे छोटे छोटे यूनिट्स। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल मुझे ग्लूकोज मिला, प्रोटीन को तोड़ दिया तो मुझे अमीनो एसिड मिला, फैट्स को तोड़ दिया तो मुझे फैटी एसिड मिला। ये सिंपल फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्यों जरूरी है इसे ब्रेक डाउन करना? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम एनसीईआरटी के जैसे कॉम्प्लेक्स बुक को आपको सिंपलीफाई करके देते हैं ताकि तुम एब्जॉर्ब कर पाओ, बुद्धि में जा पाए तुम्हारे, ताकि तुम एब्जॉर्ब कर पाओ। वैसे ही फूड के साथ है, मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सो दैट वी कैन यूटिलाइज। अब बेटा यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया और एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली कहा है, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसको मैंने यूटिलाइज किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो CO2 बना, जिसे आप एक्सेल आउट कर देते हो, मेटाबॉलिक वाटर बना और आपकी एटीपी बनी। तभी तो आपको एनर्जी मिली। हम जो बार-बार कहते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है तो यही एनर्जी आपको मिलती है। 38 एटीपी आपको मिली, एनर्जी आपको मिली। फिर हमने बोला ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी कहती है ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन होती है, बट आगे एनसीईआरटी खुद ही इसको क्लियर करती है कि रेस्पिरेशन जो होता है अलग टाइप का होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट एनसीईआरटी ने एक जगह ये भी कहा कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रहने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रीदिंग एज पर एनसीईआरटी व्हिच इज आल्सो कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, इसमें बेटा दो चीजें होती है ब्रीदिंग में, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये थोड़ा सा छुप गया है, एक्सहेलेशन के पास में लिखा हुआ है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है एक्सहेलिंग आउट एयर, एयर को बाहर करना, और इनहेलेशन जैसे इंस्पिरेशन कहते हैं, इट इज इनटेक ऑफ एयर। तो एक तो हम क्या करें बेटा? इनहेल, इनहेलेशन। एक तो हम क्या करें? एक्सहेल, एक्सहेलेशन। सो दीस टू स्टेप्स आर एक्चुअली बेटा कॉल्ड एज ब्रीदिंग, व्हिच एनसीईआरटी सेज इट इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों को मिला के अपन ने क्या बोला बेटा? ब्रीदिंग बोला। कोई दुख समस्या तो नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको इस पीपीटी में बताई, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे ये जो दिखाया है बेटा एनसीईआरटी ने इसे आई थिंक थर्ड पेज में एनसीईआरटी के स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन। एक्चुअली में रेस्पिरेशन इस पूरा की पूरा मैकेनिज्म। अभी देखो क्या है स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन। रेस्पायर करने के लिए अल्टीमेटली सेल्स को अगर बेटा एनर्जी बनानी है तो उसको करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं सीक्वेंस में आने से जरा समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है जिसे कहते हैं हम ब्रीदिंग। एक्चुअली में रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग आता है, पर एनसीईआरटी को मैं बार-बार फोकस कर रही हूं क्योंकि आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग इज एक्चुअली फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। मैंने ये दिखाया बेटा यहाँ पे, है ना। ऑक्सीजन अंदर गया, CO2 बेटा बाहर आ गया। दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, दिस इज ब्रीदिंग। एयर कहां गया बेटा? एयर गया तुम्हारे लंग्स में। मैंने एल्वियोलाई दिखाई हुई है। एल्वियोलाई वो यूनिट्स होती है तुम्हारे लंग्स के अंदर जिसके थ्रू बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन जो तुम सांस लेके आए थे, इस ऑक्सीजन को तुमने क्या किया? आपके ब्लड में भेज दिया। ये पल्मोनरी कैपिलरी क्या होती है? पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। कैपिलरी से ही बेटा एक्सचेंज होती है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। हम आगे बॉडी फ्लूइड्स में भी पढ़ेंगे। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट से ब्लड अवे लेके जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। फिर वो कैपिलरी में टूट जाती है और कैपिलरी से आगे जाके बनते हैं वेन्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। मैं पढ़ाऊंगी इस चीज को बॉडी फ्लूइड्स में। और कभी भी गैसेस का या किसी भी चीज का एक्सचेंज जो करना होता है वो हमेशा हम कैपिलरीज के थ्रू करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे बेटा लंग्स के चारों ओर अच्छी खासी ब्लड कैपिलरीज होती है क्योंकि बेटा ब्लड में ही तो तुम गैसेस को डिसॉल्व करते हो। भाई गैसेस सेल्स तक पहुंचती कैसे है? रास्ता क्या है सेल्स का? वो है बेटा आपका ब्लड, वो है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आपकी ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, डिसॉल्व हो जाती है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और एक्चुअली ये जो CO2 होती है ब्लड के अंदर वो उल्टे डायरेक्शन में डिफ्यूज करती है ताकि CO2 को तुम एक्सहेल आउट कर सको। तो यहाँ पे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। पहले तो आपने ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग करने के बाद आपने क्या किया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दिस स्टेप इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नंबर 2 स्टेप व्हिच इज एक्चुअली द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। अब तुमने ऑक्सीजन तो डाल दिया मैम, ऑक्सीजन यहाँ थोड़ी रहेगा मैम, ऑक्सीजन जाएगा सेल्स के पास, तो ऑक्सीजन को तुम्हें ट्रैवल कराना पड़ेगा और इसी को ट्रैवल कराने को हम थर्ड स्टेप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। सबसे पहले आपने इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग किया, फिर आपने बेटा एक्सचेंज किया दैट इज बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। फिर आप ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जा रहे हैं, मतलब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर रहे हैं। फिर आप जैसे ही गैसेस को लेके गए बेटा सेल्स के पास, जब ये गैसेस को आप लेके गए, अब सेल्स को भी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना भाई। तुम ब्लड में थोड़ी इसे रख सकते हो। अब तुम्हें ब्लड से इसे किसके पास भेजना है बेटा? ब्लड से इसे टिश्यूज के पास भेजना है, सेल्स के पास भेजना है ताकि वो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाए। तो यहाँ पे दूसरा एक्सचेंज होता है। पहला एक्सचेंज यहाँ पर हुआ, दूसरा एक्सचेंज यहाँ होता है। ब्लड से ऑक्सीजन गया टिश्यूज के पास और यहाँ जो CO2 बनता है, क्योंकि CO2 बन रहा था ना, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया, ब्रेक डाउन किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 बन रहा था, H2O बन रहा था। इसी CO2 को तुम यहाँ पे डिफ्यूज कर देते हो। हमेशा ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन के अपोजिट डायरेक्शन में CO2 मूव कर रहा है, ऑक्सीजन के अपोजिट डायरेक्शन में CO2 मूव कर रहा है। इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ जो एक्सचेंज हुई उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला, यहाँ जो एक्सचेंज हुई बेटा उसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोला। और इसे मैंने क्या लिख रखा है? यहाँ की ब्लड कैपिलरी को मैंने लिखा है पल्मोनरी कैपिलरी, क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग्स के अराउंड। यहाँ की कैपिलरी को मैंने क्या लिख रखा है? सिस्टमिक कैपिलरी। आगे आप पढ़ोगे सिस्टमिक वर्ड यूज किया जाता है टिश्यूज के लिए। तो जो टिश्यूज के आसपास कैपिलरी है दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक कैपिलरी, एंड देन देयर इज एक्सचेंज, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड लास्ट स्टेप होता है जब सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज करेगी एनर्जी बनाने के लिए कंप्लीट। सो दीस आर द 5 स्टेप्स। सबसे पहले ब्रीदिंग, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन इंटरनल रेस्पिरेशन व्हिच इज द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज बेटा सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो तीन थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्युलर। सेल्युलर रेस्पिरेशन जब सेल्स ने एक्चुअली यूटिलाइज किया उस ऑक्सीजन को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कोई दुख समस्या तो नहीं? अब हमें करना है बेटा बेसिक अगेन कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सीधा नीचे में सवाल आएगा बेटा कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स किस पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं कि तुम रह कहां पे रहे हो, तुम्हारा हैबिटेट क्या है, और दूसरा डिपेंड करता है तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किसी एनिमल की बॉडी क्या सिर्फ सेल्स की बनी है या उसमें सेल्स बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बना चुके हैं, तो क्या उनके में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पर निर्भर करता है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड उनकी हैबिटेट डिसाइड करती है कहां रह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है मैम, अगर पानी में रह रहे हैं तो यूजुअली उनके पास गिल्स होते हैं, और जो भी बेटा गिल्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ऐसे रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो लैंड में रहते हैं वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं उनके पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक एक एग्जांपल लिख दिया, बट आप एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे किनके पास लंग्स होते हैं, किनके पास गिल्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा मैंने यहाँ पे ना आपको पूरे एनिमल किंगडम से रिलेट करके ही मैं क्लास में बताती हूं, तो मैंने यहाँ सारे एनिमल्स जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हो ना सबके लिए लिख दिया कि वो कैसे ब्रीथ करती है। आपके पास 4 मेजर बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक एनिमल जिनकी बॉडी में सेल्स, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। पहले तो मैं आपको एग्जांपल्स बताएं यहाँ पे कौन से फाइलम के पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप पढ़ोगे स्पॉन्जेस या पॉलीफेरा के पास होता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा के पास होता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटिहेल्मिन्थस के पास होता है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड एस्केहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक होते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये ध्यान दो जिनके पास सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है ना बेटा, इनके पास तो कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता ऑर्गन तक। इनफैक्ट ऑर्गन सिस्टम में एस्केहेल्मिन्थस तक, यानी कि यहाँ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में एस्केहेल्मिन्थस तक बेटा ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन करते हैं अक्रॉस बॉडी वॉल। इनके लिए कोई भी डिफाइंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आगे आगे चैप्टर में जब आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे तो आप देखोगे जैसे एनालिडा हो गया, एनालिडा का एक एग्जांपल मैंने दिया जैसे अर्थवर्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसलिए मैं क्लास में स्टार्ट मत कराती हूं। इसके मॉइस्ट क्यूटिकल, इसके स्किन के ऊपर बेटा जो सबसे अपर आउटर
इनमोस्ट लेयर होती है दैट इज क्यूटिकल, उसके थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होता है। आप आर्थ्रोपोड्स में देखोगे कि नीट में आया हुआ सवाल है, मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें कुछ एनिमल्स गिल से, कुछ बुक गिल से, कुछ बुक लंग से, कुछ ट्रेकियल सिस्टम की मदद से रेस्पायर करते हैं। आपको सिर्फ नाम पढ़ना है बेटा, आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी कि बुक लंग्स कैसे दिखते हैं, बुक गिल्स कैसे दिखते हैं, है ना। मयूस का भी बेटा फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एकाइनोडर्मेटा ट्यूब फीट होती है, हेमिकॉर्डेटा में गिल्स होते हैं, और कॉर्डेटा के अलग-अलग एनिमल्स जैसे कि फिश गिल्स की मदद से कर रही है। एम्फीबियंस के पास तो मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है, वो गिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंग्स का भी कर सकते हैं, स्किन का भी कर सकते हैं, बकल कैविटी का भी कर सकते हैं, और बेटा रेप्टाइल से लेके बेटा आपके मैमल्स जो हैं वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर में क्योंकि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें पढ़ना है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन-कौन से पार्ट्स हैं सीक्वेंशियली, किसको कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं, किसको बेटा एक्सचेंज जोन बोलते हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, लेट्स फोकस ऑन दिस बेटा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या शुरू किया बेटा, हमारी जो ब्रीदिंग स्टार्ट होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नियर्स, है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नियर्स, दीस आर द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नियर्स। यहां से एयर अंदर जाती है, और अंदर जाती है तो आपको एक नेजल पैसेज मिलता है। नेजल पैसेज, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है अबव योर अपर लिप्स, जहां से एयर की एंट्री हो रही है बेटा, है ना, अबव योर अपर लिप, एंड ये फिर एक नेजल पैसेज में जा रही है, एंड नेजल पैसेज से होते हुए कहां पहुंच रही है बेटा, इन योर नेजल कैविटी। सो दिस इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और ये आपका बेटा नेजल पैसेज है, और नेजल पैसेज से होते हुए जहां बेटा पहुंच रही है इसे कहते हैं नेजल कैविटी या नेजल चेंबर। इसी में आपके बेटा आपको म्यूकस दिखेंगे, फाइन हेयर दिखेंगे, ठीक है ना। एंड बेटा नेजल चेंबर या नेजल कैविटी से होते हुए अंदर जाती है इंटरनल नॉस्ट्रल्स या इंटरनल नियर्स भी बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स को ही नियर्स बोलते हैं, ये भी वन पेयर है, ये भी वन पेयर है। तो बाहर आपके दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, अंदर की तरफ आपकी इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इस डायग्राम में मैंने ये दिखाया है कि ये आपकी बेटा जहां से फूड अंदर लेके जाते हो, तो फूड अंदर कहां जाता है, आपके बकल कैविटी के अंदर, और एयर अंदर जाती है नेजल कैविटी के अंदर। आपके बकल कैविटी की जो रूफ होती है ना, छत होती है, बकल कैविटी की जो छत होती है उसे हार्ड पैलेट कहते हैं। तो मैंने डायग्राम में उस हार्ड पैलेट को दिखाया है, जिसकी मदद से दोनों कैविटीज जो है बेटा सेपरेटेड है, नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी। आपकी एयर बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से गई, नेजल चेंबर में गई, इंटरनल नॉस्ट्रल में गई, फिर जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं बेटा, बचपन से पढ़ने की। फेरिंग्स जो होता है इट्स अ कॉमन पैसेज, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। वैसे फेरिंग्स के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं बेटा, ओरोफैरिंग्स, नेसोफैरिंग्स, लैरिंजियोफैरिंग्स, बट आपको इतना जरूरत नहीं, आप सिंपल समझिए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में गया बेटा आपका एयर, एंड फेरिंग्स के बाद बेटा अल्टीमेटली आप कहते हो कि एयर जो होगी वो लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स इज एक्चुअली योर वॉइस बॉक्स। जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के ऊपर आपको दिख रहा होता है बेटा दिस लैरिंग्स व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अगले पेज में डायग्राम में भी दिखाया है। तो आपका जो फेरिंग्स है दैट एक्चुअली ओपन्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट लैरिंग्स। ये अगर ट्रेकिया है तो ये आपकी लैरिंग्स होती है, ये आपकी अगर ट्रेकिया है तो ये आपकी लैरिंग्स होती है, और लैरिंग्स कार्टिलेज की बनी होती है। 9 कार्टिलेजेस है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ इसके एक ही कार्टिलेज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसकी कार्टिलेज होती है, मान लो कि ऐसे ही मानो ये आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, ट्रेकिया की ओपनिंग को बोला जाता है बेटा ग्लॉटिस। ये ट्रेकिया है ना, विंड पाइप, विंड पाइप से विंड जाएगी, इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ये आपका है लैरिंग्स। लैरिंग्स कार्टिलेज का बना है, इसकी एक कार्टिलेज है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ढक्कन की तरह है, ये ढक्कन की तरह है आपके। ये एपिग्लॉटिस, इसे एपिग्लॉटिस पता क्यों बोलते हैं, एपी का मतलब भी होता है अबव, और ये क्या है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को तुमने बोला बेटा, मान लो ऐसे, विंड पाइप की ओपनिंग को तुमने बोला ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस को कवर करना है जब तुम फूड को स्वैलो करते हो, जब खाने को स्वैलो करते हो, तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे विंड पाइप में खाना चला जाए, तो ग्लॉटिस का ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है ना बेटा, अगर ये ट्रेकिया है तो यहाँ तुम्हारी बेटा मान लो इस तरीके से तुम्हारी क्या है, लैरिंग्स है। इसी लैरिंग्स वॉइस बॉक्स में, वॉइस बॉक्स किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। इसी की कार्टिलेज है जिसे मैं बोल रही हूँ एपिग्लॉटिस। तो ये ढक्कन की तरह काम करती है कि जब आपके स्वैलोइंग होती है तो ये एपिग्लॉटिस क्या करती है, ग्लॉटिस को कवर करती है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। आई होप मैं आपको कंसेप्ट समझा पाई हूं। टॉपिक के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। सो वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस दैट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग फूड स्वैलोइंग। एंड ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस है तुम्हारा विंड पाइप की ओपनिंग। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका ट्रेकिया है ये वेंट्रल साइड पे होता है, और इसी पाइप के पीछे की तरफ होता है इसोफेगस, यानी कि आपका डोर्सल साइड पे फूड पाइप। ये दोनों देखो आपको फेरिंग्स में ओपन होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं फेरिंग्स कॉमन पैसेज है। यहीं से फूड बेटा आपकी विंड पाइप में सॉरी फूड पाइप में जाता है, और यहीं से विंड जो है आपकी एयर जो है वो आपकी ट्रेकिया में जाती है। हमेशा याद रखिए ट्रेकिया वेंट्रल साइड पर है और इसोफेगस बेटा पीछे की साइड पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। योर विंड पाइप इज वेंट्रल एंड योर फूड पाइप इज डोर्सल, पीछे की तरफ, ये हमारा वेंट्रल साइड है। आगे बेटा ट्रेकिया लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली मैम लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रेकिया। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के बताया हुआ है। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेकिया इज योर विंड पाइप। ट्रेकिया के पास होती है इनकंप्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, जो मैंने यहाँ दिखाने की भी कोशिश की है। इनकंप्लीट क्यों होती है कार्टिलेज के पास बेटा सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, और याद रखिए इनकंप्लीट होती है डोर्सल साइड पर। ऐसा क्यों, मैम ये अपनी है विंड पाइप और पीछे की तरफ है अपनी फूड पाइप, क्योंकि डोर्सल साइड पे फूड पाइप है ना बेटा, इसलिए ये रिंग्स जो होती है डोर्सल साइड से इनकंप्लीट होती है। देखो वेंट्रल साइड से तो तुम पूरी क्लियर कर सकते हो, तो वेंट्रल साइड से ये रिंग्स जो है कंप्लीट है, लेकिन डोर्सल साइड पे बिकॉज़ देयर इज इसोफेगस इसलिए ये डोर्सली इनकंप्लीट होती है। सो यू हैव ट्रेकिया, इट हैज इनकंप्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स एंड इट इज इनकंप्लीट डोर्सली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप जरा देखिए। ये है आपकी ट्रेकिया की ओपनिंग, जिसे आपने ग्लॉटिस बोला, लिखा भी हुआ है हमने। और ट्रेकिया के ऊपर बेटा आपको ये लैरिंग्स दिख रहा है, दिस इज अ बेटा लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, इसी का कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कवर करता है आपके ग्लॉटिस को ड्यूरिंग स्वैलोइंग ऑफ फूड। ट्रेकिया डिवाइड करता है बेटा इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, जो मैंने येलो कलर से दिखाई है, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। मैं ब्रोंकाई बोल रही हूं, मैं ब्रोंकियोल नहीं बोल रही हूं। तो ट्रेकिया इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करके इनटू ब्रोंकियोल। सब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे सपोलो। ट्रेकिया आपकी डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। क्या मतलब है, जिन बच्चों को नहीं पता, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी, उस हड्डी में बेटा कुछ गर्दन की है वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ चेस्ट एरिया में, थोरैसिक एरिया में। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 हड्डियों की बनी है, तो 7 आपकी गर्दन में होती है, मैं लोकोमोशन में डिवाइड कराते हुए बताऊंगी, और 12 आपकी चेस्ट थोरैसिक वर्टिब्रे होती है। अगर आप देखोगे इस 12 थोरैसिक वर्टिब्रे में जिस पोजीशन पे 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रे है ना आपकी पीठ रीढ़ की हड्डी में, नेक एरिया में जो वर्टिब्रल कॉलम है ऐसे है ना, कैसे बताऊं, ये देखो, तो आपकी गर्दन में कुछ वर्टिब्रे ऐसे मान लो ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी, तो आपके नेक एरिया में कुछ बेटा 5 वर्टिब्रे होती है, इसे सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं, और आपके चेस्ट एरिया में होती है 12 थोरैसिक वर्टिब्रे। टोटल कितनी होती है, 12 मान लो। तो मान लो जिस पोजीशन पे आपकी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे आपको दिख रही होती है, थोरैसिक वर्टिब्रे बोलते हैं, जिस पोजीशन पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे होती है उसी पोजीशन पे आपकी ट्रेकिया जो होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मैं डोर्सल साइड से आगे की तरफ ट्रेकिया की पोजीशन को कंपेयर करूं तो उस पोजीशन पे आके बेटा वो डिवाइड कर जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। आप याद रखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ट्रेकिया से लेके यहां तक सब में कार्टिलेजिनस रिंग्स है, इनकंप्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनफैक्ट ब्रोंकाई डिवाइड करती है ब्रोंकियोल्स में, तो ब्रोंकियोल्स में सबसे पहले स्टार्टिंग वाले ब्रोंकियोल्स आते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स, फिर आते हैं बेटा पीछे वाले ब्रोंकियोल्स जिन्हें बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और फिर आते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स नहीं दिया हुआ, बट आप याद रख लो ताकि आपके कांसेप्ट में गलती ना हो। तो पहले आप ब्रोंकाई कितनी थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ब्रोंकियोल्स कितने, इनिशियल टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ये जो इनकंप्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो कोलैप्स होने से आपकी ट्रेकिया को बचाती भी है, ये आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक मौजूद है बेटा, लेकिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं है और रेस्पिरेटरी में तो कतई नहीं है। आपसे पूछा जाता है कहां तक प्रेजेंट होती है आपकी इनकंप्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक है बेटा, और फिर आपकी ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से आती है आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आता है आपका एल्वियोलाइ डक्ट,
एल्वियोलर डक्ट आता है आपका एल्वियोलाई जो प्राइमरी साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाईली वैस्कुलर होता है, मतलब अच्छी खासी ब्लड वेसल्स होती है, थिन वॉल्ड होता है क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथेलियम होती है, और दोनों लंग्स में टोटल मिला के 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस डायग्राम को भी ध्यान से देखो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये आपकी एल्वियोलाई बनाई हुई है और इसके चारों ओर जो हाई ब्लड सप्लाई है मैंने दिखाई है पल्मोनरी कैपिलरी। कैपिलरीज में हमेशा सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथेलियम होता है, तो मैंने यहाँ पे बेटा आपको बना के दिखाया हुआ एल्वियोलाई के अंदर जो व्हाइट कलर की है सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथेलियम, ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी, यहाँ पे भी सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथेलियम है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज की सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथेलियम को हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। इट्स द सेम बेटा, इट्स सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर, मतलब जो सेल्स का नहीं बना, नॉन सेलुलर, क्योंकि ये तो सेल्स है ना, सिंपल फॉर्म ऑफ एपिथेलियम भी सेल्स है, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर एंडोथेलियम भी सेल्स है, बट इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस है जिसे बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं, और ये तीनों मिला के बनाते हैं आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को। क्यों डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन बाउंड्री? क्यों? क्योंकि यहीं से एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर आप देखो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस किधर से होता है? इसी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से होता है। एल्वियोलाई की सिंपल फॉर्म इज बेसमेंट एंड बेटा यू हैव द पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको? देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाता है। हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये जो अभी आपने पढ़ा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट करके एक बार रिवाइज करो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल चेंबर, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। इसमें से कुछ पोर्शंस है जिसे आप बोलते हो कंडक्टिंग जोन, और कुछ पोर्शन होता है जिसे बोलते हो एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। आपकी रिंग्स कहां तक मौजूद होती है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपकी इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है। आपकी जो कंडक्टिंग जोन है बेटा, ये कौन से पार्ट की कंडक्टिंग जोन को बनाया? आपके बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, याद रखिए बेटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रिंग मौजूद है, वो कंडक्टिंग जोन का पार्ट नहीं है, कंडक्टिंग टर्मिनल तक होता है। समझ गए? रिंग्स टर्मिनल में नहीं है, रिंग्स तो खत्म हो जाती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, लेकिन इनिशियल ब्रोंक्यूल का जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ रहा है, यहां तक के पार्ट को आप कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। कंडक्टिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है एयर को बेटा आपके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचा रहा है, एयर को आपके बॉडी टेंपरेचर पे लेके आ रहा है, एयर में मॉइस्चर ऐड कर रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन कर रहा है, इसमें बेटा जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको ट्रैप कर रहा है, इसको बॉडी टेंपरेचर पे लेके आ रहा है, इसी कारण से इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, तो ये सारे इसके फंक्शन है बेटा कंडक्टिंग जोन के। लेकिन आपका एक्सचेंज जोन है जो आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आपके एल्वियोलर डक्ट और आपकी एल्वियोलाई की मदद से बना। आपसे पूछेंगे कौन-कौन से पार्ट्स ने बनाया, जहां से रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो रहा है वहीं से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद रखो, जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके आपका बेटा एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। इसका सिंपल नाम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें तो सोचना ही नहीं है, जिसका नाम ही है एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगी। बिल्कुल सही बात है मैम। अब बात करते हैं आपकी एल्वियोलाई कहां मौजूद होती है बेटा? आपके लंग्स के अंदर। लंग्स है हमारे पास वन पेयर जो आपकी थोरैसिक कैविटी के अंदर मौजूद है, ये चेस्ट कैविटी, इस चेस्ट कैविटी के अंदर बेटा मौजूद होती है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहां मैंने दिखाने की कोशिश की है कि आपका लेफ्ट लंग है या आपका राइट लंग है। किसी भी पेशेंट को अगर आप बॉडी को देखोगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा, हमने क्या किया है? अब आप सोचोगे कि मैम बिल्कुल हार्ट वाला कांसेप्ट है कि इसे लेफ्ट साइड क्यों बोला, ये तो राइट होना चाहिए। अब आप देखो बेटा, हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमारी बॉडी ना, तो मेरा ये राइट लंग है और ये क्या है बेटा? मेरा लेफ्ट लंग है ना, दिस इज माय राइट लंग एंड दिस इज माय लेफ्ट लंग। तो इसलिए आप बेटा सामने से जब ऐसे पढ़ रहे हैं तो दिस इज द लेफ्ट लंग यू हैव मेड एंड दिस इज द राइट लंग यू हैव मेड, क्योंकि आप वेंट्रल साइड से उसे देख रहे हो, है ना? समझ में आ गई बात? सो दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग, ये बात समझ में आ गई। ये जो लंग्स है बेटा, इसके अराउंड टू कवरिंग्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक आपको बेटा ब्लू कलर से दिख रही होगी, इसे कहते हैं, ये ब्लू वाली जो बाहर की तरफ है, इसे बोला जाता है पेराइटल प्लूरा। प्लूरा इज यूज्ड फॉर लंग्स। पेराइटल का हमेशा मतलब होता है आउटर लेयर, तो पेराइटल मतलब आउटर मेम्ब्रेन अराउंड द लंग्स। एंड जो आपको रेड कलर की दिख रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द विसरल प्लूरा। ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द विसरल प्लूरा, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज द विसरल प्लूरा, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द लंग। ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है बेटा आपके पास प्लूरल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसके अंदर? प्लूरल फ्लूइड होता है, ताकि बेटा ये फ्रिक्शन को रोक सके। जब आप लंग्स ब्रीथ करते हो तो लंग्स एक्सपैंड करती है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए इनके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। तो पेराइटल प्लूरा होगी टुवर्ड्स द थोरैसिक लाइनिंग, हमने लिखा टुवर्ड्स द थोरैसिक मतलब चेस्ट बाहर की तरफ है प्लूरा, एंड विसरल प्लूरा इज टुवर्ड्स द लंग्स। विसरल का मतलब होता है विसरल, विसरल मतलब ऑर्गन की तरफ, ठीक है? लंग्स के नीचे आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे राइट साइड पे होता है लिवर। देखो क्योंकि राइट साइड पे लिवर होता है, आपकी जो राइट लंग होती है स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर होती है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे लिवर है, सो राइट लंग स्लाइटली ऊपर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। और लेफ्ट लंग के अंदर बेटा एक होता है कार्डियक नॉच, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच का मतलब आपकी जो हार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड होती है ना लेफ्ट की तरफ, तो ये नॉच जो है ये इसलिए इसमें लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जाता है कौन सी लंग्स में कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो राइट लंग थोड़ी सी ऊपर इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ राइट साइड में लिवर है। कार्डियक नॉच इसमें बेटा लेफ्ट लंग में, एंड प्लूरल मेम्ब्रेन होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड हो गया। कोई दुविधा समस्या तो नहीं? ये मैंने थोरैसिक चेंबर को बना के दिखाया बेटा, जिसके अंदर तुम्हारी लंग्स मौजूद होती है। तो एक ना जैसे जेल है ना, जेल की तरह है, एक एयर टाइट चेंबर है जिसमें आपकी लंग्स प्रेजेंट है। इसके बिना तो आपकी ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। आपकी अरेंजमेंट भी कुछ इस तरीके से है ताकि आपकी ब्रीदिंग आसानी से बेटा हो पाए। आपकी वेंट्रल साइड पे है ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, लेटरल साइड पे है आपके पास बेटा रिब्स, एंड रिब्स डॉर्सल साइड पे कनेक्टेड है आपकी वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम से। वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम से, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, आपकी जो थोरैसिक चेंबर होती है दैट इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय रिब्स। एंड नीचे की तरफ इसको बेटा कंप्लीट पैक करने के लिए आपके पास मौजूद होता है डायाफ्राम। तो ये जो है स्ट्रक्चर इसे रिब केज भी बोलते हैं। रिब केज, केज मतलब एक वो जेल। रिब केज कैसे कैसे बना? रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। इसी रिब केज के नीचे मैं डायफ्राम को लगा दे रही हूं, तो ये मेरा बन गया पूरा कंप्लीट थोरैसिक चेंबर। इसके अंदर मेरी लंग्स मौजूद है। और आप देखोगे कि अगर आप इस कोई भी चेंजेस करते हो, कोई भी चेंजेस अगर आप इस थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में करते हो, क्योंकि इसी के अंदर कौन प्रेजेंट है? लंग्स। तो अगर आप इस रिब केज को ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव करते हो, अंदर बाहर मूव करते हो, तो इसके अंदर मौजूद लंग्स की भी वॉल्यूम में चेंज आएगा। और इसी का इस्तेमाल तो हम एक्चुअल में करते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो हमने लिखा हुआ है एनी चेंज इन द थोरैसिक चेंबर्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर पल्मोनरी मतलब लंग्स के वॉल्यूम में, तो अगर आप थोरैसिक चेंबर में कोई भी वॉल्यूम चेंज करते हैं तो पल्मोनरी वॉल्यूम में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। मैंने डायफ्राम को डोम शेप बनाया हुआ है, ये जो शेप बन रही है बेटा इस प्रकार की डोम शेप, इसे डोम शेप बोलते हैं। डायफ्राम की मसल्स को फ्रेनिक मसल्स भी बोला जाता है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन डोम शेप आपको याद रखना है क्योंकि इसकी शेप में भी चेंजेस आएंगे जब अभी आप ब्रीदिंग करोगे तो, ठीक है ना? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स के बाद कि आप ब्रीदिंग करते कैसे हो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। वेरी वेरी इजी टॉपिक, नीट में आए हुए इसमें से बेटा सवाल भी है। सबसे पहले हम बात करें कि कौन-कौन से मसल्स ब्रीदिंग में यूज होते हैं। देखो वैसे तो 80% ब्रीदिंग की जिम्मेदारी तुम्हारे डायफ्राम के पास है। अगर डायफ्राम तुम्हारा खराब हो गया ना बेटा, पंचर हो गया, तो फिर मौत निश्चित है। डायफ्राम इज दैट इंपॉर्टेंट। और कुछ मसल्स डायफ्राम तो तुम्हें पता ही है ना? और दूसरे मसल्स मैंने लिखे हुए हैं इंटरकोस्टल मसल्स। देखो इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में होते हैं। आईसीएम का मतलब ये इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में। तो मैंने यहाँ दिखाया है, ये तुम्हारी स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन, ये तुम्हारे रिब्स है बेटा। रिब्स के बीच में मैंने मसल्स बनाए हुए हैं, एक येलो कलर से एक पिंक कलर से। एक्चुअली में कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। आईसीएम का मतलब इंटरकोस्टल मसल्स, कुछ होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और कुछ होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हम शॉर्ट में बार-बार लेते हैं ताकि आपको ज्यादा पोथियां ना बनानी पड़े। आईआईसीएम एंड ईआईसीएम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जिसका नाम इंटरनल है उसका मतलब अंदर की तरफ है, मतलब कि जैसे प्याज की लेयर है ना, प्याज लेयर बाय लेयर निकालती हूं। अगर मान लो प्याज की सबसे अंदर वाली लेयर है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, और उसके ऊपर जो लेयर है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। यानी अगर मैं मसल्स रिब्स के बीच में निकालूंगी ना, तो मुझे सबसे पहले एक्सटर्नल को हटाना पड़ेगा, और जब एक्सटर्नल को हटाऊंगी तो मुझे अंदर की साइड इंटरनल मसल्स मिलेंगी। समझ में आ गई बात? सो दीस आर द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, जो आपकी ब्रीदिंग में आपको भी हेल्प करेगी। एंड तीसरा हमने एक और लिखा है एब्डोमिनल मसल्स, ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में यूजुअली आपको हेल्प करती है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? आपको बेटा एनसीईआरटी में वैसे सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग ही एक्सप्लेन की हुई है। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब होता है
नॉर्मल इनहेलेशन जिसमें आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, मतलब ये वाला एक्सप्लेन नहीं किया एनसीईआरटी में कि फोर्स लगा के ब्रीदिंग करने में क्या चीज इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में जो दिया है नॉर्मल इनहेलेशन उसे समझेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले बोला है कि यार बेसिक फंडा क्या है ब्रीदिंग का। मैम केमिस्ट्री में हमने बेसिक फंडा पढ़ा है कि यार एयर को अगर मूव करना है ना, और एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर रीजन में मूव करती है। हाई से लो अपने आप डिफ्यूज कर जाएगी बड़ी इजीली। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? मान लो मेरे पास एक बेटा क्लोज रूम है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस है, एक क्लोज रूम है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरियस गैसेस। अगर मुझे किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है, मान लो ये एक ग्लास चेंबर है, तो मैं कहूंगी अभी बहुत सारी गैसेस है, अगर मुझे इस गैस का पिंक वाली का प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? इज द प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उस पूरे मिक्स ऑफ गैसेस में उसका क्या इंडिविजुअल बेटा? द प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज पार्शियल प्रेशर। तो एयर हमेशा क्या करती है? हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में मूव करती है, यही फंडा है। इसी से आपको बेटा ब्रीदिंग समझ में आ जाएगी कि एयर इनहेल होनी चाहिए, एक इनहेलेशन होना चाहिए, एक्सहेलेशन होना चाहिए। और एक सिंपल सी बात है मैम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। देखो हम तो बेटा देखो एयर को ब्रीदिंग करना चाहते हैं, ब्रीथ आउट करना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर से ही होगा सारी चीजें, या तो एटमॉस्फेयर से लेंगे या तो एटमॉस्फेयर में दे देंगे। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो तुम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि तुम प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे थोरैसिक चेंबर में भी तुम वॉल्यूम में चेंजेस करके ही प्रेशर में चेंजेस कर रहे हो। सो बिकॉज़ यू कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द प्रेशर, इसलिए तुम वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो। और हमें पता है बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैम अगर मुझे प्रेशर चेंज करना है ब्रीथ करने के लिए, तो मैं एक काम करती हूं, वॉल्यूम चेंज कर देती हूं, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूंगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर चेंज हो जाएगा, है ना, और एयर की मूवमेंट हो जाएगी। अब बहुत इजी है बेटा, अगर आपको नॉर्मल इनहेलेशन समझ में आ जाए तो नॉर्मल एक्सहेलेशन तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इनहेलेशन? नॉर्मल का मतलब है कि कोई फोर्स हमने नहीं लगाया, नॉर्मल का मतलब है कोई फोर्स मैंने नहीं लगाया और मेरे को इनहेल करना है। इनहेल करने का मतलब है मुझे सांस अंदर लेके आनी है, मतलब कि मेरे को एक चीज क्लियर है, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यानी मुझे अगर इनहेल करना है बेटा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरे पल्मोनरी प्रेशर, मेरे लंग्स के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर बाहर होना चाहिए, तभी एयर मैम आराम से मूव करेगी। यही फंडा, एयर ऐसे मूव करती है। तो ठीक है मैम, हमने यहाँ लिखा भी हुआ है नॉर्मल इनहेलेशन के लिए पी आउटसाइड मतलब प्रेशर आउटसाइड शुड बी मोर कंपेयर्ड टू प्रेशर इन थोरैसिक चेंबर या फिर पल्मोनरी। थोरैसिक चेंबर मतलब कि आपके लंग्स में, आप इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं। तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर का प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए, ठीक है मैम। अब हमने यहाँ लिखा कि मैम यार देखो बाहर का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाहर तो फिक्स है मैम, एटमॉस्फेयर में 760 mmHg, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते मैम। हमें जो भी करना है वो हमें अंदर के प्रेशर को चेंज करके ही करना पड़ेगा। तो हमने ये लिखा है कि प्रेशर इनसाइड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। आप अंदर के प्रेशर को चेंज कर सकते हैं बट आप डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मैकेनिज्म है, अभी आप समझिए। मैम देखो प्रेशर आपने पीछे की साइड में बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मुझे करना है नॉर्मल इनहेलेशन, मतलब मेरी एयर जो है मैम अंदर आनी चाहिए, यानी कि अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। अगर मुझे अंदर का प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम अंदर का बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी तभी अंदर का प्रेशर कम हो पाएगा। अब मुझे वॉल्यूम को कैसे बढ़ाना है? देखो वॉल्यूम शुड बी मोर इस फॉर्मूले से। इट इज डन बाय, हमें मसल्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 हम डायफ्राम का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 2 हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब देखो कितनी मजेदार तरीके से बेटा आपकी ब्रीदिंग होगी। देखो मैक्सिमम तो डायफ्राम ही कर देता है। आपका डायफ्राम इनिशियली डोम शेप होता है ना, आपकी पूरी थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम में आपको चेंजेस करने हैं, तभी आपकी पल्मोनरी में चेंजेस होंगे, क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग का वॉल्यूम। लंग कहां प्रेजेंट है? लंग प्रेजेंट है थोरैसिक चेंबर में, रेब स्टर्नम वर्टिकल कॉलम डायफ्राम। तो मैं जब इसमें चेंज करूंगा थोरैसिक चेंबर में तो वो बेटा रिफ्लेक्ट करेगा मेरे लंग्स में, जो भी चेंज मैं थोरैसिक चेंबर में करूंगी। तो सबसे पहले मैं थोरैसिक चेंबर में डायफ्राम में चेंज करती हूँ। मेरा डायफ्राम पहले डोम शेप था, ऐसा था। मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा डायफ्राम जो हो जाएगा बेटा ऐसे हो जाएगा फ्लैट। तो जो डायफ्राम जो डोम शेप था कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब वो हो जाता है फ्लैट। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये फ्लैट हो जाता है तो खुद ही समझ पा रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। पहले थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक थी और अब जब मैंने इसे फ्लैट कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। पर डायरेक्शन भी याद रखना है, एंटीरियर पोस्टीरियर। सर वाला डायरेक्शन एंटीरियर होता है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब मैं रिब्स और स्टर्नम को चेंज करूंगी तो डायरेक्शन डॉर्सोवेंट्रल हो जाती है, मैं समझाऊंगी। सो व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट योर डायफ्राम ये फ्लैट हो जाती है, डोम से ये फ्लैट हो जाती है, डोम शेप से ये फ्लैट हो जाती है और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। प्रेशर जो होता है बेटा वो बढ़ जाता है। अब देखो ना, अगर आपके थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, है ना। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब पल्मोनरी प्रेशर घट गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज, प्रेशर ऑफ थोरैसिक चेंबर डिक्रीज। एंड प्रेशर ऑफ थोरैसिक चेंबर डिक्रीज का मतलब ये है आपकी पल्मोनरी चेंबर, क्योंकि जो लंग्स है वो आपकी थोरैसिक चेंबर में तो प्रेजेंट है, इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम लिखा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हो गया, एयर अंदर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सिर्फ डायफ्राम नहीं कर रहा है बेटा, आपकी रिब्स एंड स्टर्नम का क्या रोल है या उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उसका क्या रोल है उसको भी जरा समझते हैं। ये तो हमने रोल बताया आपकी डायफ्राम का कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करती है फ्लैट हो जाती है। अब दूसरा सपोर्ट कौन करता है? आपकी रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में मसल्स याद रखनी है बेटा, ये मसल्स है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपकी रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड मूव करती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले अंदर थी ना, अब ये बाहर की तरफ मूव करता है, स्लाइटली ऊपर मूव करता है, आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कौन से डायरेक्शन में? डॉर्सोवेंट्रल। इसलिए ये याद रखना कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे मूव कर रही है ऐसे वाला ज्यादा हो रहा है तो एंटीरियर पोस्टीरियर, कोई भी अगर ऐसे मूव कर रही है अंदर या बाहर तो ये डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन है। तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर आपकी ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट करेगी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस बट डॉर्सोवेंट्रली, और थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब आपकी पल्मोनरी चेंबर का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है मतलब कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो एयर विल कम इनसाइड। तो आपको इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डायफ्राम को और आपके इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो ये है आपकी इनहेलेशन। अब बच्चे के अंदर थोड़ी सी अगर बुद्धि हो तो आप बेटा वो खुद नॉर्मल एक्सहेलेशन को आप यहां कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सहेलेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, नॉर्मल एक्सहेलेशन इज एक्जेक्टली अपोजिट ऑफ इनहेलेशन। इनहेल करना था तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए था, एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते तो वॉल्यूम को चेंज करोगे। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए मतलब अंदर का वॉल्यूम कम होना चाहिए। जिन मसल्स को तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था इनहेल करने के लिए अब उन्हीं मसल्स को रिलैक्स कर दो भाई, चीजों को नॉर्मल कर दो। देखो नॉर्मल एक्सहेलेशन में करना है, प्रेशर आउटसाइड तो फिक्स है 760 mmHg, जिसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर आउटसाइड इज फिक्स्ड, इट इज बेटर 760 mm एज कंपेयर टू द अब प्रेशर तो फिक्स आउटसाइड का। लेकिन जब तुम्हें एक्सहेल करना है तो पी आउटसाइड लेस एज कंपेयर टू पी इनसाइड, प्रेशर इन द थोरैसिक चेंबर। इसका ये मतलब है कंपैरेटिवली आउटसाइड का प्रेशर लेस तो नहीं कर रहे हो तुम, अंदर का प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर तुम कंपेयर करो तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बाहर के कंपैरिजन में, पर बाहर तो मैम फिक्स है तो मुझे फोकस करना है अंदर। मेरे थोरैसिक चेंबर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी एयर बाहर जाएगी। अब अंदर प्रेशर ज्यादा करना है मतलब वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम शुड बी लेस। अगर वॉल्यूम को कम करना है तो मुझे यूज करना है डायफ्राम को, मुझे यूज करना है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। देखो जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रिलैक्स कर दो। जब आप डायफ्राम को रिलैक्स करते हो तो वो वापस से फ्लैट से वापस से डोम शेप होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये फ्लैट हो गया था, वॉल्यूम बढ़ा था, अब घटाना है तो इसको रिलैक्स कर दो, रिलैक्स हो गया तो ये वापस ऐसे हो जाएगा, ये वापस ऐसे हो जाएगा, है ना, ये वापस से डोम शेप हो जाएगा, इट बिकम्स डोम शेप फ्रॉम फ्लैट। वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो गई एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गई मतलब कि मैम प्रेशर इंक्रीज हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब विद इन द लंग्स प्रेशर इंक्रीज हो गया, एयर गोज आउटसाइड। वही रिब्स एंड स्टर्नम में जब तुमने
बीच में जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स कर दो। रिलैक्स करोगे तो स्टर्नम और रिब्स अंदर की तरफ आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे थोड़ी, तो जो वॉल्यूम बढ़ाई थी अब वो वॉल्यूम बढ़ रही मतलब प्रेशर बढ़ गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, एयर गोज आउटसाइड। समझ में आ गई बेटा बात? आपको बस फंडा बेसिक पता होना चाहिए कि एयर को जहां मूव करना है ना, एयर हमेशा हाई से लो जाती है, जहां मूव करना है एयर को, चाहे एटमॉस्फेयर में चाहे लंग्स में, वहां प्रेशर कम होना चाहिए, हाई टू लो। आपकी बॉडी में ही आप बेटा प्रेशर को चेंज करते हो, वो भी वॉल्यूम चेंज करके, डायरेक्ट प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। और अंदर को ही चेंज करते हो बाहर के कंपैरिजन में। एक्सहेल करना तो अंदर ज्यादा करते हो, इनहेल करना तो अंदर करते हो, बाहर तो फिक्स है। बट कई बार हम फोर्सफुल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं बेटा, जैसे या फोर्सफुल एक्सहेल भी कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास वो मसल्स है जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, उनका नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई काम नहीं है, एब्डोमिनल मसल्स है। तो वी कैन बेटा इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग, फोर्सफुल इनहेलेशन कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर सकते हैं बाय एडिशनल सेट ऑफ मसल्स। बट इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बेटा हम ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते। आप सिंपली एक चीज याद रख सकते हो कि हमारे पास एक पोटेंशियल होता है कि हम अपनी बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को डिस्कस करते हैं एक बारी, है ना। तो हमने भी देख लिया कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, और अब हम ये देखना चाहते हैं बेटा कि डिफरेंट कंडीशंस में हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से बहुत मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। वैसे तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें भी कांसेप्ट्स हैं बेटा। अगर आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के कांसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो कैपेसिटीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, तो टंग ट्विस्ट, ओके। तो आपको वॉल्यूम्स को बहुत अच्छे से समझना है, डेफिनेशंस याद रखनी है, बहुत ध्यान देना है कि मैम नॉर्मल इनहेलेशन की बात करिए, नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात करिए, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन की बात करिए, या व्हाटएवर, ओके। सो फोकस ऑन दैट। मैंने सबसे पहले देखा बेटा हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है, एडल्ट्स की जो ब्रीदिंग रेट होती है, दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट हम एक बारी में सांस लेते हैं, मतलब कि एक मिनट एक बारी में नहीं, एक मिनट में हम इतनी सांसें लेते हैं 12 से 16 बार। कई बच्चे इसे 72 टाइम्स बोलते हैं, 72 टाइम्स इज हार्ट बीट बेटा पर मिनट। अगर दिल इतनी बार धड़कता है, सांस 12 से 16 बार लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखो बेटा, ट्राई करके क्या देखो बेटा, हर दिन ले रहे हो तुम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कैसे डिफाइन किया जाता है कि यार ये वो वॉल्यूम्स है, अमाउंट है जो एक पर्सन एक इंसान इनहेल या एक्सहेल करता है अलग-अलग स्थिति में। अलग-अलग स्थिति में तुम कितना इनहेल एक्सहेल कर पा रहे हो या जिन वॉल्यूम्स को डिफाइन कर रहे हो उसे आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं। एक डिवाइस होती है बेटा जिसके थ्रू ये मेजर किया जाता है, जिसे स्पाइरोमीटर कहते हैं। ये डिवाइस से भी क्वेश्चन आता है। अब बेटा एक ग्राफ की मदद से साइड में डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ही साइड में सारी इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाएगी। वन बाय वन बेटा हम इसे डिस्कस